देखिए, ये आपके पास जो है सिलेबस इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिट 8 का ये जो है सिलेबस है यूजीसी नेट का। आप सबसे कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्लास है यूनिट नंबर 8, और शाम की जो क्लास है 7 से 8 वाली में वहाँ पर यूनिट 7 चल रहा है। बस ये 7 और 8 जैसे ही समाप्त होगा तो वो आपका एक यूनिट चलेगी 9 और ये एक यूनिट चलेगा 10। यानी आपका आज 28 नवंबर है, और सॉरी 28 अक्टूबर है, नवंबर नहीं 28 अक्टूबर है, और 15 नवंबर के अंदर अंदर में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, और मेन मेन चीज़ों पर बात करूँगा मैं। और यदि आप लोग यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत कुछ पढ़ना है तो उसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया दिया गया है, यानी इसका मतलब है कि भारत का संविधान यानी पढ़ना है हमें। और भारत के संविधान की थोड़ी सी बेसिक जो जानकारी अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि इस भारत का संविधान आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी संविधान का एक प्रकार से उसके फीचर यानी उसकी विशेषताएं क्या है, हमें उनकी विशेषताओं पर बातचीत करना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेम्बल्स, प्रेम्बल्स का मतलब होता है प्रस्तावना, हमें पढ़नी होगी। और मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, हमें उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक्विजिशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन जो है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। बट यहाँ उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके संबंध में भी, है ना। बट एग्ज़ाम में अभी तक इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पहले भी मैंने आप लोगों से कई बार बता भी चुका हूं कि अगर 1 से 50 तक के अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशंस याद हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस 1 से 50 आपको तो पता ही होनी चाहिए, है ना। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से जो है आर्टिकल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिट के बारे में। रिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिट से भी परीक्षाओं में जो है सवाल पूछे जा चुके हैं और अगेन पूछे ही जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। रिट, ठीक है। रिट के बाद अगर हम बात करें तो डीपीएसपी इम्पॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर फंडामेंटल राइट्स, ये भी प्रश्न आता है, पूछा जाता है। केवल इसी पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण की बात होती है, इसी पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे पॉइंट से कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। बात करेंगे सोशल जस्टिस एंड लीडरशिप के बारे में, यानी सामाजिक न्याय और उसके नेतृत्व के बारे में बात करेंगे। ये भी आपके प्रश्न बना सकता है। कम्युनिटी बिल्डिंग, एक प्रकार से समुदाय की एक इमारतें होती हैं, एक समुदाय के ढांचे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी बात करेगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में जो सामाजिक न्याय के लिए वैधानिक निकाय है वो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन से हैं फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया के तहत, है ना, भारत में। इसको हम कहते हैं भारत में सामाजिक न्याय के लिए वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी मानवाधिकार और सुरक्षा प्रणाली कौन कौन सी हैं, ये हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, और ये आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 से अगर परीक्षा में सवाल आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे आप लोगों से। मैंने इन चीज़ों को आपको बता दिया, इसको आप लोग खासकर फोकस करेंगे यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत। शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान, आप सभी लोग इससे रूबरू हैं और अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। किसी भी देश का मौलिक कानून होता है ये भारतीय मतलब अलग अलग देशों की जो है संविधान, वो किसी भी देश की अगर बात करें तो वो एक मौलिक कानून होता है। लेकिन भारतीय संविधान के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में इस संविधान के अंतर्गत कुल लगभग 465 आर्टिकल्स ले लिए गए हैं, इससे प्लस ही हैं।
और 25 इसके अंतर्गत भाग आ जाते हैं और 12 अनुसूची आ जाती है। ठीक है, 12 अनुसूची इसके अंतर्गत आते हैं। तो संविधान की कुछ कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष संघवाद है। जी नहीं, अब ये मूल रूप से, जी मूल रूप से 22 भाग है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 भाग हम मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भारत के संविधान के तहत ही, तो ये संविधान जो लागू हुआ वो बेसिकली 26 जनवरी 1950 की डेट थी, और उस समय से ये संविधान लागू हुआ, जिसमें मूल रूप से अगर हम बात करें तो 395 आपका आर्टिकल आता था और 8 अनुसूची आती थी और 22 भाग आते हैं, जिसको हिस्से के नाम से भी जाना जाता है, भाग को हिस्सा भी कहा जाता है। ठीक है, समय समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में अगर हम बात करते हैं तो 4(1) जहां मूल कर्तव्य है उसमें संशोधन किया गया, हालांकि कई संशोधन के पार्ट हैं। एक इम्पोर्टेंट तथ्य मैं लिखाना चाहूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट होगा, और आईएमपी करके आप नोट करिएगा। भारत में संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का या सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में आया था, 1934 में आया था। और ये पहली बार अगर हम बात करें, पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा हम सब के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन बेसिकली, अगर जब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ है? संविधान सभा का गठन कब हुआ है? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियां थी उन्हीं पर ये जो है बनाया गया था एक प्रकार से। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में अगर हम जिक्र करते हैं तो 389 जो है सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से ये बताया गया था कि जो प्रांत से होंगे उन वो सदस्य 292 होंगे या रहें, और देसी रियासतों से अगर हम बात करें इस संविधान सभा के गठन में तो 93 लोग थे, है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सदस्य जो रहे कमिश्नरी क्षेत्र से वो 4 रहे। तो कमिश्नरी क्षेत्र से कितने लोग थे? कमिश्नरी से अगर हम बात कर रहे हैं तो कमिश्नरी क्षेत्र से कितने लोग थे? तो 4 लोग, 4 लोग थे। ये 93 कहाँ से थे? देशी देशी रियासत से थे या रियासतों से थे, ये आपको ध्यान, ये प्रांत से थे आपके 292। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी पूछा जा सकता है हम लोगों से, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी, संविधान सभा के सदस्यों में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय अनुसूचित जनजाति के संबंध में अगर जिक्र होता है तो कितने सदस्य थे, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, है ना, तो उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 33, यानी 33। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम सब के लिए था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना।
इसे हमें जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद संविधान सभा में बैठक हुई थी, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक संविधान सभा में कब हुई थी? तो 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये बैठक? पहली दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में, ठीक है। स्थित है एक काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय, लाइब्रेरी, उसी में हुआ था ये प्रथम बैठक। और उसमें सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते इन्हें जो है अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इन्हें संविधान सभा का चुन लिया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और उसके बाद दूसरी बैठक हुई, ठीक है। दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, 2 दिन बाद। इसमें बेसिकली क्या थे कि यहाँ संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए, अस्थाई रूप से अध्यक्ष जो बनाए गए, अस्थाई रूप से, वो कौन थे? अध्यक्ष जो अस्थाई रूप से थे वो, उनका क्या नाम था? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? मुखर्जी। हाँ, H.C. मुखर्जी, ठीक है। ये आपका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। यहीं उस समय एक सलाहकार को भी बनाया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जी, सलाहकार जो थे B.N. राव थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर की डेट आती है। और 13 दिसंबर 1946 में, 1946, तो उस समय अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, ठीक है, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। और इसे जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये थी संविधान सभा के कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। इसे हमें जो है पता होना चाहिए। और आगे बात करते हैं अब हम लोग संविधान सभा के विशेषताओं पर। संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? संविधान सभा की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, जरा बताइएगा एक बार। संविधान सभा की विशेषताएं यानी फीचर, बताइए। बिल्कुल, यहाँ आपने ये कहा कि जो संविधान सभा की विशेषताएं हैं कि रिटेन है, बिल्कुल। देखिए बेसिकली संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, भारत में संघ और राज्य दोनों ही एक
के लिए ही एक ही संविधान है और संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों को जो है सम्मिलित करता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रोवाइड कराता है। जो एकल संविधान है वो केवल भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है और यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करना या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति जो है आपको प्रोवाइड कराता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे अभी किसी ने बोला है कि संविधान लिखित और विशाल होता है, बिल्कुल बात सही है। भारत का जो संविधान है वो लिखित एवं विशाल है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो बड़ा, ठीक है। तो ये बात आपकी सत्य है। भारत के संविधान में बड़ा होने के नाते आप यहाँ पर ये कह सकते हो व्यापक रूप से कि 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 465 आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए बड़ा है ये। भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से समतुल्य है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल के संविधान जो है क्या है, आलिखित है। भारत का संविधान केवल एक संविधान ही नहीं है बल्कि देश की प्रशासनिक और संवैधानिक पद्धतियों में बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका माना जाता है, किस देश का माना जाता है, तो वो भारत का माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विशाल संविधान है ये, है ना। कई देशों में संविधान तो होता है लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन में संविधान तो है लेकिन वो लिखित संविधान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटिश संविधान को लिखने के लिए विविध तरीके से किसी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न परंपराएं हैं, जो न्यायिक निर्णय हैं, जो संसद के द्वारा पारित कानून हैं, उन कानूनों के माध्यम से वहाँ का संविधान निर्मित हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान को आलिखित संविधान बोला जाता है। परीक्षा में ये भी सवाल पूछ देता है किस देश का संविधान आलिखित है, तो मैं आपसे कहूँगा कि नोट कर लीजिएगा वो ब्रिटेन देश है ना, इंग्लैंड। अब लिखित के साथ साथ विशाल लिखा हुआ है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफ़ी सहज तरीके से व्यापक रूप में लिखा गया है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान प्रशासन को अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और यही रीज़न रहा कि भारतीय संविधान में आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो 465 आर्टिकल्स हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं 465, 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, है ना। तो आज भी समय में इसमें बदलाव हो रहा है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे दुनिया का सबसे व्यापक संविधान कहा है। रीज़न केवल आर्टिकल्स, भाग और आप अनुसूची दिखा दोगे तो वो विशाल का पार्ट दर्शा देता है, ये विशाल है, ठीक है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने, भारतीय संविधान कैसा है, लचीला एवं कठोर का मिश्रण है। इस बात से सहमत हैं? लचीलेपन और कठोरता, केवल पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट को तो आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, उसको दिमाग में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बाय द वे इसके अंदर प्रश्न बनाएगा तो किस तरीके से पूछा जा सकता है ना। अब देखिए, लचीलापन और कठोरता। भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं ना, जिससे भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से उसे संशोधित कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि संविधान 2 तरीके से संशोधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि जब भारतीय संसद के द्वारा बहुमत से माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि राज्यों के नाम और या उसकी सीमा इत्यादि में अगर संशोधन करना तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान कभी कभी कठोरता के रूप में आ जाता है। जब आप संशोधन, जैसे कोई मैं अधिनियम की बात करूँ, किसी के क्षेत्र के बदलाव की बात करूँ, किसी राज्य के निर्माण की बात करूँ, तो आप कोई ना कोई वहाँ पे अनुच्छेद या आर्टिकल्स लगा के उसमें लचीलापन होने की वजह से उसमें आप संशोधन कर देते हैं, तो उस राज्य का क्षेत्र बढ़ जाता है या उस राज्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये लचीलापन होने के नाते ऐसा होता है। कठोरता का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान के कठोर होने का कारण ये है
कि इस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद के लिए आसान नहीं होता है ना। और इन प्रावधानों ने अगर हम बात करें इन प्रावधानों के लिए न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों के विधानमंडल की समर्थन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो देश की संघीय व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार मैं ये बात कह भी सकता हूँ कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सुंदर मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे भी एक्ट वगैरह बन जाते हैं या कोई ऐसे संशोधन के पार्ट आते हैं, तो केवल जरूरी ये नहीं हो कि दोनों सदनों से ही हो जाए। ठीक है, तब फिर राज्य के बारे में भी हमें सोचना पड़ जाता है, तो वहाँ से भी समर्थन उनको मिलना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, भारतीय संविधान आपका एक संघात्मकता होता है एवं एकात्मकता भी होता है। एकात्मकता भी होता है। कितने लोग इससे सहमत हैं कि संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण होता है भारतीय संविधान में, मतलब इन्वॉल्व होता है सभी लोग? अब देखिए, भारतीय संविधान संघात्मकता का तात्पर्य क्या बताता है और एकात्मकता व्यवस्था का तात्पर्य क्या बताता है। बेसिकली भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि यह एक लिखित संविधान है, इसलिए संघात्मक है। बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि यह एक लिखित संविधान है और इसमें सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। जब न्यायपालिका का प्रावधान या स्वतंत्र का प्रावधान देखने को मिले और उनमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन हो जाए, तो वो उसे हम बोलते हैं संघात्मक, है ना। तो भाई अब केंद्र की अलग शक्ति है, राज्य की अलग शक्ति है, संघ अलग काम कर रहा है, राज्य अलग काम कर रहा है, तो अपनी एक यूनिटी बन जाती है एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों का, है ना। तो इस वजह से इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि ये संघात्मक पाया जाता है भारतीय संविधान में। एकात्मकता, जबकि भारतीय संविधान में एकात्मकता की व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए हैं, जो आपातकाल संबंध प्रावधान है या केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति है, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण है, उन्हीं का तो माध्यम से ये परिलक्षित होता है एकात्मकता। एकात्मकता तो पर्टिकुलर किसी वित्तीय प्रणाली पर बात हुआ, केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण है इसमें, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब राज्य देखो, कुछ तो समवर्ती सूची है, कुछ संघ सूची है, कुछ राज्य सूची है। तो ये कहीं ना कहीं जो सूची दर्शाई गई है, वो सूची भी कहीं ना कहीं आपको एक लक्षण के रूप में दिखाता है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता के रूप में है। ठीक है, और उसके बाद आता है एक भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए, भारत के संविधान का प्रावधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत का गणराज्य होगा और उसके राजाध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा, है ना। भाई लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका मतलब लोकतंत्र उस पर आधारित होगा। तो गणराज्य होने के नाते या गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी योग्यता के दम पर देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए देश के किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता है। हालांकि संसद इसके लिए कुछ सामान्य शर्तें निर्धारित कर सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ सही जवाब फिर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें, आपने सुना होगा एकल नागरिकता इस पर आधारित है। एकल नागरिकता,
देखिए, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता निर्धारित करता है। एक मिनट, यहां देखिएगा, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान बेसिकली भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा और यह किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो जिस समय वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक उसी समय से भारत का नागरिकता नहीं रह जाएगी उसके पास। इसके अलावा एकल नागरिकता का एक अर्थ यह भी है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है और वह किसी प्रांत का नागरिक नहीं होता है। यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की एकल नागरिकता भी एक प्रकार की विशेषता को दर्शाती है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये भी पॉइंट आपके लिए सत्य रहेगा। फिर भारतीय संविधान में एक व्यवस्था और आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसदीय प्रणाली। क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली भी आप कह सकते हैं। ये कौन सा नंबर का है, 6। ओके, अब देखिए, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके अलावा सरकार तब तक ही अपना अस्तित्व बनाए रखती है जब तक वह लोकसभा में अपना बहुमत रखती है, तभी तक। जिस क्षण सरकार लोकसभा में अपनी बहुमत खो देगी, उसी क्षण सरकार अपना अस्तित्व भी खो देती है ना। तो यानी सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और किसी असमंजस की स्थिति में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना ही पड़ता है, यानी एक प्रकार से देना ही होता है। तो यह प्रक्रिया भी भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। एक प्रकार से ये विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में अगर हम एक शब्द और रिलेट कराएं तो संपूर्ण प्रभुत्व पाया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित से संबंधित निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन या अन्य देश की सरकार भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित भी करता है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी है और भारत में संविधान के सर्वोच्चता स्थापित भी हो गई है। भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी वो संकलित है। समस्त भारतीय संविधान की ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा एक विशेष स्वरूप प्रोवाइड कराता है आपका ये भारत का संविधान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। संसदीय शासन प्रणाली भी आती है, लिखित और विशाल भी होता है। इसमें आप चाहो तो डीपीएसपी और मूल अधिकार जो भी चीज़ें हैं, इसमें जितनी भाग वगैरह हैं जो मुख्यता के रूप में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य वगैरह, उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे आपको ध्यान रखना होगा।
आपातकालीन शक्तियां भी है, हम इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एक विशेषता खास है इसकी। आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं? आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां बेसिकली संविधान आपात स्थितियों में निपटने के लिए राष्ट्रपति को एक विस्तृत अधिकार प्रोवाइड कराता है। और मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट आईएमपी के रूप में है, इसे आप जरूर नोट करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूछा भी जा सकता है, आईएमपी करिएगा। तो इसमें आप एक आर्टिकल्स याद रखिएगा 352, दूसरा आर्टिकल्स याद रखेंगे 356, 356 और तीसरा आर्टिकल्स आप याद रखेंगे 360। ये 3 आर्टिकल अगर आपको पता है तो आप इससे आसानी से सवाल पूछे भी जा सकते हैं, अब पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसके जवाब भी दे सकते हैं। जैसे 352 क्या कहता है, मान लीजिए प्रथम युद्ध, बाह्य आक्रमण को या सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होने वाला जो संकट होता है वो बेसिकली आर्टिकल वहाँ पे आपातकालीन शक्ति लग जाती है, वो बताया जाता है कि 352। अब यहाँ एक शब्द याद रखिए, बेसिकली युद्ध वाली प्रक्रिया में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो संकट होता है, यानी एक प्रकार से संवैधानिक तंत्र, और संवैधानिक तंत्र की वजह से भी आर्थिक स्थिति पर एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाना दर्शाता है आपको आपातकालीन स्थिति को, और ये लगा देता है 356। उसके बाद आपका आता है 360, और ये संवैधानिक तंत्र के साथ साथ में अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था बिगड़ जाने और वित्तीय साख की खतरा हो जाने पर, जिसके कारण ये उत्पन्न हो जाता है। तो यानी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, यहाँ पर खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था अगर डाउन है तो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये जो है आपातकालीन अनुच्छेद हैं, और इन आपातकालीन अनुच्छेदों से मैं आपसे कहूँ तो आप जरूर इनको ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आप देखिए, भारतीय संविधान की आपात संबंधों में 3 भागों में बांटा गया है मैडम, ठीक है। आप राष्ट्रीय आपात जो है वो आपका 352 है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर है, या राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, या आप संवैधानिक तंत्र की विफलता बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे वो आर्टिकल्स आपका 356 लग जाता है। और जब वित्तीय अनुच्छेद आ जाता है, जहां पर वित्त से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई विफलता या कोई आपात या स्थिति आ जाती है, तो ऐसे पर हम लगा देते हैं 360 आर्टिकल, है ना। आपात उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये आपात कहाँ से लिया गया है, ये जैसे कि आप पढ़ेंगे अभी स्रोतों के बारे में, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपातकालीन शक्तियाँ ली कहाँ से दी हैं, तो मैं आप लोगों से बताऊँगा कि भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से बेसिकली, भारतीय शासन अधिनियम से बेसिकली 250 आर्टिकल प्लस लिए गए हैं, है ना। शासन अधिनियम जो है अधिनियम, और ये अधिनियम 1935 है, 1935 है। अब इस 1935 जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो 250 जो है अनुच्छेद लिए गए, बाकी तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ संविधान लिए गए, ठीक है। आपात वाली इससे ली गई है। अच्छा, आप इसी में एक बात और याद रखिएगा, तो मैंने कहा था कि जर्मनी में मतलब जम गई मनी, यानी मनी का मतलब कहीं ना कहीं आपात होने की वजह से ये कंडीशन आ जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से तो लिए गए हैं। अब भारतीय संविधान के भाग में अगर हम बात करें तो आप भाग 18 देखेंगे, भाग 18, देखिए यहाँ पे आपात आया, थोड़ा सा रुक के बता रहा हूँ। 18 के अनुच्छेद में अगर हम बात करते हैं तो 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंध में जो है उल्लेख किया गया है, और ये प्रावधान
केंद्र के किसी भी असामान्य स्थिति के प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। संविधान में इन्हीं प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को लेकर संविधान की सुरक्षा करने की बात करता है ना। इस प्रतिक्रिया में हमें तब देखने को मिलता है ये आपातकाल की स्थिति यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं 352 वाले में, बेसिकली 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें संशोधन हुआ है और संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या जो थी बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित हुआ था, ठीक है। ये भी चाहो तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये आर्टिकल्स जो है लिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए अगर वहाँ आपातकालीन स्थिति की बात करेगा तो वो बेसिकली जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगा? बता दीजिए। जर्मनी शक्ति पूछेगा तो आप अगर पूछता आपातकाल की शक्तियां कहाँ से ली गई हैं तो भारतीय शासन से ली गई हैं। बाकी शक्ति छोड़ के कोई भी शब्द अगर आपात के आगे जोड़ता है आप तुरंत जर्मनी लगा दीजिए। अब देखिए अब तक की ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं थी। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितनी बार हुई है? 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है हो चुकी है। एक आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 1962 से अक्टूबर 1962 यानी 1962 से जनवरी 1968 तक, ठीक है, चीन के द्वारा चीन के द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण हुआ था। क्षेत्र पर हमला करने के कारण हुआ था। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाक के द्वारा पाकिस्तान, पाक का मतलब पाकिस्तान, पाक के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध, क्या हो गया था? अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण हुआ था। छेड़ने के कारण हुआ था। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, ओके सर, जून 1975 से कर रहा हूं सर, मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर ठीक है। तो ये 3 युद्ध आप देख रहे हैं, इन तीनों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये अब तक की 3 ऐसी घोषणाएं हैं जो यहाँ पे लग चुकी हैं। मैं कहूँगा आर्टिकल्स भी खास कर आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रधानमंत्री वो डिपेंड नहीं करता, बाकी आप चाहोगे तो जो क्रम से जो प्रधानमंत्री हैं उसको आप लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री का भूमिका नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ जरूरी वो नहीं है संविधान भारतीय में कौन कौन से जो हैं पूछे गए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना नहीं आता है। फिर भी अगर आप 62 वाली की बात अगर हम लोग करते हैं तो 62 में कौन से प्रधानमंत्री थे बताइए। 1962 में हाँ राष्ट्रपति करता, वैसे इन्होंने पूछा कौन थे। फखरुद्दीन अली। गुलजारी लाल नंदा राष्ट्रपति प्रथम में फखरुद्दीन अली थे। हाँ वो रहे होंगे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा इन्होंने प्रधानमंत्री पूछा है। राष्ट्रपति क्लियर हुआ, प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये बात सही भी है, और यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री याद रखने की क्या जरूरत है, आपको तो राष्ट्रपति बल्कि पूछते तो सबसे बढ़िया था। हाँ राष्ट्रपति सबसे बढ़िया था, प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे। ये आपका जो है यहाँ कवर हो गया, ये जो था विशेषताएं थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें कुछ स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत को हम लोग अगर हम बात करें तो उसे प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछाता है कि भाई कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान विश्व का विभिन्न देशों के संविधानों से और भारत का जो शासन अधिनियम 1935 है उसके उपबंधों से मिलकर बना हुआ है बेसिकली। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे लिखा रहा हूँ रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इसको बोला जाता है भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत बोलते हैं इसको। अब यहाँ आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर पेपर में सवाल आए भारत शासन अधिनियम कब आया है तो 1935 में आया है, ये बात तो आपको पता है। अब 1935 में बेसिकली 250 जो हैं आपके अनुच्छेद लिए गए थे, अनुच्छेद इससे लिए गए थे, है ना। जैसे अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे मैं कहूँ संघात्मक व्यवस्था हो गया, न्यायपालिका की शक्ति वगैरह हो गई, ये चीज़ें लोक सेवा आयोग हो गया, ये चीज़ें जो है यहाँ से आई है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम से। दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरा भाग, तो मैंने कहा जर्मनी। जर्मनी में क्या आ जाएगा आपका आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं रूस का नाम, और रूस को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व सोवियत संघ का संविधान, है ना, संघ का संविधान। इससे क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, बिल्कुल सही जवाब, मूल कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। और मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी हुआ था। प्रस्तावना में एक न्याय शब्द आप देखेंगे, प्रस्तावना इसके बाद मैं कराऊंगा आप लोगों से, तो प्रस्तावना में एक न्याय शब्द देखेंगे, वो कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना में न्याय शब्द, न्याय शब्द, न्याय जी, जहाँ आपको बताता है सामाजिक आर्थिक राजनैतिक शब्दों को अर्थ आदर्श के रूप में, तो ये आपका रूस यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। सोवियत पूर्व सोवियत संघ को और नाम से जाना जाता है, इसको रूस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूएसए आता है ना। यूएसए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके स्रोतों पर यूएसए पे बात करते हैं तो यूएसए से क्या लिया गया है बताएंगे जरा, सॉरी मूल अधिकार लिए गए हैं, न्याय की व्यवस्थाएं ली गई हैं, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि मूल अधिकार आप लगाएं, मूल अधिकार, और प्लस में आप जो है न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की या न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, ये आप लगाएं। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान
की सर्वोच्चता। और कभी कभी पेपर में आप पूछता ये भी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो भी आप बताएंगे यूएसए से ली गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 3 है, 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये पेपर में आ चुका है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार को। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारे सामने आता है ब्रिटिश। ब्रिटिश को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से अगर हम बात करते हैं तो क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है, संसदीय, हाँ, संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली कह सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने ट्रिक भी पहले कहीं बताता था कि ब्रिटेन सन मतलब क्या था, बेटा, तो संसदीय मतलब बेटा, आप यहाँ पे ब्रिटेन लगा सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इससे। एकल नागरिकता भी ली गई है, एकल नागरिकता भी ली गई है यहीं से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विधि का शासन, विधि का शासन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बन सकता है, आईएमपी के रूप में नोट करिएगा। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो प्रक्रिया होती वो भी यहीं से ली गई। द्विसदनी प्रक्रिया एक पूछा था पेपर में, द्विसदनी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, द्विसदनी प्रक्रिया, तो वो भी बेसिकली यहीं से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द और आता है, कनाडा। हो गया है ना सब, बताइए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा, कनाडा का जो संविधान है वो भारत की अगर हम बात करें तो संघ व्यवस्था की बात करता है। तो सरकार की संघ व्यवस्था कहाँ से ली गई है, सरकार की संघ या संघीय अगर हम बात करते हैं व्यवस्था कहाँ से ली गई है, बता सकते हैं, कनाडा से ली गई है। है ना, ये बात ध्यान रखें। केंद्र के पास जो है अभिष्ट शक्तियां हैं, ये भी यहीं से ली गई हैं केंद्र के पास, बट यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कनाडा वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है ऑस्ट्रेलिया। संघ और राज्य के बीच जो शक्तियाँ होती हैं उसका वितरण जो है कनाडा से ही देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारी कुछ ले गए हैं, लेकिन जो मेन मेन पेपर में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची भी ली गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, बिल्कुल डीपीएसपी आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है। एक तो आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है, और हालांकि निर्वाचन मंडल भी लिया गया है राष्ट्रपति का, परंतु उतना इम्पोर्टेंट आयरलैंड से नहीं है, बट डीपीएसपी आप जरूर याद रखें। ठीक है, आयरलैंड से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके नामांकन पर भी बातचीत करता है। ठीक है, एक आयरलैंड है। जापान, जापान से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, हाँ, जापान में अगर हम बात करें तो विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब, सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, जापान के बाद दक्षिण अफ्रीका एक शब्द आता है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है और यहाँ संविधान शोषण यानी फ्री
फ्री रहेगा तभी संशोधन होगा, इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया। बस ठीक है, ये आपको शब्द जो है ध्यान में रखना होगा, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा भी जा सकता है। फ्रांस भी है, फ्रांस में हमने 3 शब्द बताते हैं कि फंस जाता है हमेशा, एक फ्रांस भी है। फ्रांस से क्या लिया गया है? 3 शब्द, समानता पहली बात तो है ना, समानता, समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, ओके चलो सर ठीक है, उसके बाद बंधुत्व, उसके बाद गणराज्य या गणतंत्र, ठीक है, ये चीज़ लिया गया है। ठीक है, ये फ्रांस से आप कह सकते हो कि ये सब लिया है। जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका यहाँ पे स्रोत भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, स्रोत भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ये स्रोत है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो कुल कितने टाइम लगे निर्माण करते समय? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था समय। सबसे विशाल संविधान है और बहुत लंबा टाइम लग गया था इसको बनाने में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक पेपर में आता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 था, 1950 था। ठीक है, हुई थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, है ना। उसी समय इसी दिन क्या है, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसी दिन चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अंतिम प्रारूप किसने पेश किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अंतिम प्रारूप पेश किसने किया? प्रारूप पेश डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। और ये 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, 1948 को। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का, हाँ ठीक, बिल्कुल। अध्यक्ष की बात करेंगे तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यहाँ आपका ये भी टॉपिक कवर हो गया। अब बात करते हैं जिससे कि आपका विशेषता होगी, लक्षण भी वही है, उद्देशिका हो गया, उद्देशिका रह गया अभी। उद्देशिका और DPSP की क्लास जो है आपकी कल चलेगी। बस आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, फिर मैं मेन आर्टिकल्स को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी आप इजीली कवर कर लेंगे। जी बताइए। ओके ओके ओके, बस